हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जो आपका साइंस का चैप्टर है, कक्षा 10 का साइंस का चैप्टर है। साइंस में भी फिजिक्स का जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर के आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। मतलब हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके जितने भी पेपर होते हैं, आपके हाई स्कूल में 6 पेपर होते हैं, उनमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप 20 के 20 पूरे क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आपके पूरे 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। आपको डिस्क्रिप्टिव में तो आपके नंबर कट भी सकते हैं किसी कारण, मगर इसमें आपका अगर पूरे क्वेश्चन सही हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए, इसमें आज हम करने वाले हैं लगभग 50 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपका जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये फिजिक्स का 10वीं क्लास का फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनिक तरंग का, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर सी पैराबैंगनी तरंग का, या ऑप्शन नंबर डी प्रश्रव्य तरंग का। तो चलिए, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। प्रकाश हमारा क्या है दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या है उसका, बी हो जाएगा सही आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का। दोस्तों, हमारी तरंग दो प्रकार की होती है, एक तो तरंगदैर्ध्य और विद्युत चुंबकीय। तो हमारा जो प्रकाश है किस तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, क्योंकि इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस भी तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, वो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो आपकी सर्च लाइट है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, या समतल होता है, या अवतल या और उत्तल होता है। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सर्च लाइट का आपका परावर्तक तल कैसा हो जाएगा आपका दोस्तों, अवतल हो गया जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा था प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं हमारे। चलिए, ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी हमारे कितने 4। तो प्रकाश परावर्तन के हमारे कितने नियम हैं दोस्तों, 2 नियम हैं हमारे प्रकाश परावर्तन के। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं, एक तो क्या है कि हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, जो हमारी आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, और हमारा जो अभिलंब होता है, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही दिशा में होते हैं या एक ही साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हैं, 2 परावर्तन के नियम हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आवर्धन और ऋणात्मक बन रहा है, यानी बड़ा और ऋणात्मक बन रहा है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी वो हम देखेंगे कैसी हो जाएगी। वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, या आभासी उल्टा होगा। चलिए दोस्तों, एक तो क्या है, बड़ा बन रहा है और ऋणात्मक बन रहा है। जब भी दोस्तों जब भी हमारा प्रतिबिंब ऋणात्मक बनेगा, जब भी प्रतिबिंब हमारा ऋणात्मक होगा, वो हमारा कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक है दोस्तों, उल्टा होगा। और उल्टा प्रतिबिंब कभी भी आभासी नहीं हो सकता।
उल्टा प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल या समतल दर्पण। चलिए, दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों कौन सा आपका दर्पण प्रयुक्त होता है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए जो हमारे नाई होते हैं वो यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। चलिए फोकस दूरी हमें बतानी है, क्या हो जाएगा, जिसका वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर है। चलिए ऑप्शन आपका 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -16 सेंटीमीटर। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में दीजिएगा आप, फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों हमें पता है कि हमारी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। यानी हमारा जो एफ होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है, सॉरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है बटे 2। ठीक है, हमारी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यानी हमारा 32 सेंटीमीटर क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए ऑप्शन है आपके समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं बड़ा प्रतिबिंब आपका किस में बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में कैसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जब आपकी वस्तु फोकस पे रखी होगी तो आपका उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर कितना बनेगा, वो आपका आवर्धन बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा कि अवतल दर्पण हमारा क्या है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दोस्तों जो दंत चिकित्सक होते हैं आपके जो दांतों को देखता है वो अवतल दर्पण यूज करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9, परावर्तन नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन नियम से क्या निर्धारित होगा, हमने दोस्तों अभी पढ़ा था कि हमारे परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। हमारे कौन कौन से नियम है कि हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा हमारा क्या था कि हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमारे क्या है, एक ही साइड में होते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि हमारा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी हमारी जो आपतित किरण जिस कोण से आ रही होगी, अभिलंब से जो एंगल बना रही होगी उतना ही एंगल हमारा क्या होगी, परावर्तित किरण बनाएंगे अभिलंब से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ का वर्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाएगा,
उसका क्या कहलाएगा, गोले दर्पण का द्वारक कहलाएगा वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करे। ऑप्शन नंबर ए अवशोषित करे या परावर्तित करे या अपवर्तित करे या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, जब प्रकाश वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों पर पड़ता है तो हम क्या वस्तु को देख पाते हैं। अगर कोई वस्तु अंधेरे में रखी है, उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। यानी प्रकाश हमारा क्या करता है, वस्तु को हमारे देखने में सहायता करता है। कैसे करता है, जब हम जैसे कि हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हमें जो अक्षर दिखाई दे रहा है, हमें पेज दिखाई दे रहा है, ये इस हमारा क्या हो रहा है, जो प्रकाश है, प्रकाश किरणें इससे टकरा करके हमारी आंखों पर पड़ रही है, तब जाके हम इसको देख पा रहे हैं। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, परावर्तित करे। जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करेगी तो क्या हो जाएगा, हमें वस्तु दिखाई देने लग जाएगी। अवशोषित करें दोस्तों, अगर अवशोषित कर लेगी तो फिर हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे हमारा अंधेरे में क्या होता है, जैसे हमें अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, फिर हमारा वो काम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका अवशोषित नहीं, परावर्तित करें। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, परावर्तित करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है इसमें, प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि हमारा अवतल दर्पण जो है क्या करता है, अवतल दर्पण बड़ा या आवर्धन प्रतिबिंब बनाता है। हमारा अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमारा उत्तल दर्पण क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है। दोस्तों जब हम समतल दर्पण में अपने आप को देखते हैं, किसी वस्तु को हम देखते हैं, तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम वस्तु ऐसा ही है, मतलब कि हमारे जैसा सामने हमारे कोई खड़ा है, यानी हमें आभास हो रहा है इस चीज़ का। तो समतल दर्पण में हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आभासी। हमारा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप। अभी हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि हमारा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमें क्या है कि प्रकाश किरण क्या समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। क्या उसका परावर्तन कोण दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 या ऑप्शन डी 90 डिग्री। दोस्तों हमें पता है कि हमारा अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, ये हमारा कोई समतल दर्पण है, इससे कोई आपतित किरण आ रही है। ये दोस्तों कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे आ रही है और ये इधर चली जाएगी उसी एंगल से जिस एंगल से वो आ रही है, ये हमारा अभिलंब है।
ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या है, आपतित किरण है, और ये हमारी क्या है, परावर्तित किरण है। जिस बिंदु से टकराए इसको अभिलंब बिंदु कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। दोस्तों हमारा जो कोण बराबर कौन सा होगा, ये वाला जो अभिलंब से कोण बनाएगा, यानी आई, और ये हमारा क्या होता है, आर, यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। यानी ये हमारा जो आपतित किरण है उसका कोण है, ये हमारा परावर्तित किरण का कोण है। तो वो क्या 60 डिग्री कोण बना रही है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कोई किरण आ रही है वो आपतित हो रही है, मगर वो 60 डिग्री कोण कैसे बना रही है, वो समतल दर्पण से 60 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ये हमारा अभिलंब है तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल कितना का, 90 का हो जाएगा, और 90 में से हमारा 60 गया तो कितना बचेगा, ये 30 डिग्री बचेगा। और जब ये हमारा 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है, यानी 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारी परावर्तित किरण है वो 30 डिग्री एंगल पे परावर्तित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं? हाँ, नहीं, कहना कठिन है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका क्या हो जाएगा, नहीं। हमारा जो प्रतिबिंब समतल दर्पण पे बनता है उसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। ठीक है दोस्तों, आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, कितनी भी दूरी पर आप खड़े हैं, तो क्या होगा, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। वो आपका दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा, या अवतल दर्पण होगा, या उत्तल दर्पण होगा, या समतल और उत्तल होगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब क्या है, हमेशा सीधा ही बनेगा। हमारा जो ये अवतल दर्पण होता है, इसमें हमारा क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसको दोस्तों याद रखना आप। ठीक है दोस्तों, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा उल्टा बनेगा, और हमारा सीधा प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। जबकि हमारा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों में क्या बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समतल या उत्तल दर्पण, दोनों में से कोई भी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? अब आप इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा, उसी का अपोजिट है। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल व अवतल में, या सभी दर्पण में? चलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका समतल दर्पण है, इसमें कभी भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। दोस्तों मैंने अभी भी आपको बताया कि दर्पण में आपका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो एक तो याद रखना कि समतल दर्पण में एक तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, सॉरी आभासी बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, समतल दर्पण में नहीं बन सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं हम। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 19 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्न में किस दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमें किस में मिल सकता है? तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब हमने बताया कि हमें किस में मिल सकता है, केवल अवतल दर्पण में हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा
अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमें क्या मिलता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण आपका होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है? निकट रखने पर क्या बनता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, किंतु दूर रखने पर क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा वो क्या हो जाएगा? हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, मगर प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा दोस्तों? आभासी ही, सॉरी इसमें वास्तविक बनेगा। एक स्थिति हमारी कब आती है? जब हमारा इसमें जो वस्तु रखी होती है, कहाँ रखी होती है? वो ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है? उल्टा बनता है दोस्तों। तो एक ही स्थिति ऐसी आती है जिसमें हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, सॉरी सीधा बनता है, नहीं तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं क्या है। किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्राप्त किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण के द्वारा, केवल अवतल के द्वारा, केवल उत्तल, या तीनों प्रकार के? चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा समतल दर्पण क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण भी हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। केवल एक स्थिति में हमारा जो अवतल दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? तीनों प्रकार के, ठीक है, तीनों प्रकार के दर्पण क्या होंगे? आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। आपका समतल और उत्तल तो आभासी प्रतिबिंब बनाता ही है, मगर आपका एक स्थिति में अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। उत्तल दर्पण में परावर्तन सतह का लंबवत गिरती किरणें फोकस करती है। लंबवत गिरती किरणें फोकस करती है आपकी क्या होगी? वो क्या होती है आपकी? अपसारित होने लगती है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वो अपसारित होने लगती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। निम्न में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? ठीक है दोस्तों, समांतर किरणपुंज हमें मिल सकता है अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका आप कमेंट में दीजिएगा। क्या पूछा है? बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। बिंदु स्रोत से हमारा क्या है? अवतल दर्पण होगा। आपने देखा जब अनंत से किरणें आ रही होती हैं, जब किरणें अनंत से आ रही होती है समतल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण पे पड़ेगी तो फोकस कहाँ बनाएगी? वो एक बिंदु पे फोकस बनाएगी। और जब वस्तु फोकस पे रखी होगी तो क्या हो जाएगा? टकरा करके क्या हो जाएगा? जब वस्तु फोकस पे रखी है टकरा के क्या हो जाएगा? वो अनंत पर चली जाएगी। यानी किरणपुंज समांतर किस में मिलेगा हमें? अवतल दर्पण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण है, वस्तु कहाँ रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब हमारा दोस्तों कैसा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और बड़ा बनेगा, वास्तविक और छोटा बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा, आभासी और छोटा बनेगा। चलिए आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए हमने दोस्तों अभी देखा था कि हमारे जो अवतल दर्पण है एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु कहाँ रखी है? फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे तो अवतल दर्पण में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मगर जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और बड़ा बनता है। अभी हमने देखा था क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि
आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है किस दर्पण से, तो हम तीनों दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमें मिलता है, मगर जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तो हमें क्या मिलता है, आभासी प्रतिबिंब मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्तों, ये बात को बताना है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, गोले दर्पण में दूरियों को किसके सापेक्ष मापते हैं। ऑप्शन ए ध्रुव के सापेक्ष, ऑप्शन बी फोकस के, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र के, या ऑप्शन डी किसी भी नियत बिंदु से। चलिए आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आपका जो ये फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं 50 क्वेश्चन, जिसमें से हम 25 क्वेश्चन करा चुके हैं, 26वां हमारा चल रहा है। दोस्तों आपका जो पेपर होते हैं 10th क्लास के, उसमें क्या होता है 20 क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं ऑप्शन टाइप, जिसमें हमारे बिल्कुल 20 नंबर ऐसे होते हैं जो हम 20 के 20 पूरे के पूरे लेकर के आ सकते हैं, अगर हम बस आपको शर्त है कि मेहनत करनी है आपको। चलिए वो मेहनत हम आपको करा रहे हैं, अब बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन आप क्या हो जाएगा। जो आपका गोले दर्पण होता है उससे दूरी के किसके सापेक्ष हम मापते हैं, हम हमेशा दूरी किसके सापेक्ष मापते हैं, ध्रुव के सापेक्ष। गोले दर्पण चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो, ठीक है दोस्तों, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो या आपका उत्तल दर्पण हो, किसके सापेक्ष मांगते हैं, ध्रुव के सापेक्ष। आपका ध्रुव क्या हो जाएगा, ये आपका ध्रुव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पर दोस्तों, अभी हमने बताया जब वस्तु कहाँ पर होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर, या वक्रता केंद्र पर। दोस्तों अभी हमने बताया कि अवतल दर्पण हमारा जो होता है, अगर वस्तु अनंत पर रखी है या हमारी प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं तो कहाँ पे फोकस हो जाएंगे, वो अब कहाँ पे फोकस हो जाएंगे, फोकस पे हमारी, वो सब हमारी कहाँ पे एक बिंदु पे फोकस हो जाएंगे, उसको हम फोकस बोलते हैं। तो हमारी वस्तु कहाँ होनी चाहिए, अनंत पर होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किससे प्राप्त होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए समतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी अवतल, या ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। वस्तु से छोटा और आभासी, ठीक है दोस्तों, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वस्तु से छोटा और क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा, आपके उत्तल दर्पण में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होगी। अभी हमने दोस्तों आपको अभी क्वेश्चन कराया था पहले, अभी थोड़ी देर पहले, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी हमारी जो आर होती है, आर क्या होती है हमारी 2f होती है, यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमारी फोकस दूरी क्या होगी, r/2 होगी। ठीक है दोस्तों, हमारी वक्रता त्रिज्या क्या होगी,
वक्रता त्रिज्या दोगुना फोकस के, या हमारी फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो फोकस दूरी पूछा है, क्या हो जाएगी हमारी, वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको बताना है दोस्तों। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा आपका, समतल में, अवतल में, उत्तल में, या अवतल, समतल और उत्तल में। दोस्तों आभासी प्रतिबिंब हमारा किस में बनता है, समतल दर्पण में बनता है और उत्तल दर्पण में बनता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हमारा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं, कैसी वस्तुएं होंगी दोस्तों, दीप्ति होंगी या प्रदीप्त होंगी, या दीप्त या प्रदीप्त होंगी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, प्रदीप्त जो वस्तु होंगी हमारी, प्रदीप्त वे वस्तु क्या होंगी हमारी आंखें देख सकती हैं। सॉरी इसका दीप्त या प्रदीप्त हो जाएगा दोस्तों, दीप्त या प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, दीप्त या प्रदीप्त। दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं दोस्तों, और प्रदीप्त कौन सी होती हैं दोस्तों, जिनके पास अपना प्रकाश होता है हमारी क्या होती हैं, दीप्त वस्तुएं होती हैं। और प्रदीप्त जो सूर्य के प्रकाश से हम वस्तु को देख पाते हैं हमारी क्या होती है, प्रदीप्त होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दीप्त या प्रदीप्त दोनों प्रकार के वस्तु को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, एक मनुष्य समतल दर्पण की और 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से, यहाँ पे से और लिख लो दोस्तों, किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। चलिए ऑप्शन आपका 3 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड, या 6 मीटर पर सेकंड, या 4 मीटर पर सेकंड। दोस्तों आप अगर किसी दर्पण के सामने जा रहे हैं और आपकी चाल क्या है, 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है दोस्तों, तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो उसकी 2 गुनी हो जाएगी। आप अपने आप को समतल दर्पण में देखना, आपकी जो चाल होगी उससे 2 गुना आपकी चाल इसमें दिखाई देगी। यानी इसमें क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इसकी चाल क्या हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। यानी आप जिस भी स्पीड से समतल दर्पण के सामने आप चल रहे हैं उसकी 2 गुना हो जाएगी आपकी। अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो 10 हो जाएगा, 10 से चल रहे हैं तो 20 हो जाएगा, 20 से चल रहे हैं तो 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा इसका 6 मीटर पर सेकंड सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। दोस्तों अभी हम इसको क्वेश्चन को 3 बार कर चुके हैं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है दोस्तों, अवतल दर्पण में हमारा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है दोस्तों। और उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में हमारा कैसा बनेगा दोस्तों, काल्पनिक, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। चलिए इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में आप दीजिएगा। वास्तविक और छोटा बनेगा, काल्पनिक छोटा बनेगा, वास्तविक बड़ा बनेगा, या काल्पनिक छोटा बनेगा। सॉरी ये काल्पनिक छोटा यहाँ हो जाएगा, इसको काल्पनिक बड़ा कर लो दोस्तों। ये ऑप्शन 2 हमारे सही है ना, इसको काल्पनिक और बड़ा कर लीजिए इसको। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है या आभासी बनता है, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, वास्तविक होती है, वास्तविक सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, या आभासी बराबर होता है।
चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? समतल दर्पण है हमारा। एक तो बात है कि समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है। इतनी तो बात आप ध्यान रखना हमेशा कि समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आप खुद को देखना दर्पण के सामने खड़े होकर, आपको आभास होगा कि हमारे जैसा कोई प्रतिबिंब जितनी दूरी पर हम खड़े हैं इतनी दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी हमें आभास हो रहा है इस चीज़ का। तो आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। तो हमारा वास्तविक, जिसमें वास्तविक है वो तो नहीं होगा, हमारा क्या सा हो जाएगा? आभासी और बराबर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। सॉरी दोस्तों, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। इसको आपको बताना है, क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक और आवर्धित, यानी आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब हमारा किस में मिलता है? ये किस में मिलता है दोस्तों में? ऑप्शन ए अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी समतल दर्पण में, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों, अभी हमने बताया कि आपकी अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और आवर्तित यानी बहुत बड़ा बनता है, यानी अनंत पर बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल एक ही स्थिति ऐसी आती है कि काल्पनिक बनता है और आवर्तित बनता है। कहाँ पे? अवतल दर्पण में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 आपका। संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस किस में संभव है केवल? आप ऑप्शन है आपके उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है। कहाँ पे? अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 39। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है दोस्तों। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, कैसी होती है दोस्तों? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लीजिए आप। अवतल सॉरी दोस्तों, सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है आपकी? अवतल होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका क्वेश्चन नंबर 40। एक गोले दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? दोस्तों, आपने अगर ध्यान दिया हो कि हमारा प्रतिबिंब क्या है? आवर्धन है और ऋणात्मक है। तो हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो हमारा वो कैसा होगा? हमेशा उल्टा होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? वो हमेशा उल्टा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऋणात्मक की बात आ जाएगी तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा हमेशा, जब भी ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 41। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होगा आपका? ऑप्शन ए 1 से कम, ऑप्शन बी 1 से ज़्यादा, ऑप्शन सी 1 के बराबर, ऑप्शन डी 0। चलिए, आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? चलिए दोस्तों, आंसर कमेंट में दीजिए आप, इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोस्तों, जो आपका समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है क्या होता है? वो 1 के बराबर होता है। यानी आप जितनी बड़े हो उतने ही बड़े आप दिखाई देंगे उसमें। ऐसा नहीं कि आप
5 फुट के आप उसमें 4 फीट के दिखाई देंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, चलिए हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा और उल्टा होता है, या सभी गलत। उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, यानी हमेशा कैसा हो जाएगा, हमेशा सीधा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा सीधा, और अवतल में कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और आभासी बनेगा, सॉरी उसमें वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसमें हमारा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, 43 है आपका क्वेश्चन नंबर 43, सर्च मिरर के रूप में उपयोग होता है, सॉरी साइड मिरर, ये साइड मिरर है दोस्तों, साइड नहीं, साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है दोस्तों। साइड मिरर उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोनों, या कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको यूजफुल लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए इसमें हम देखते हैं कि हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए, उत्तल लेंस हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जब बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, उसमें जो साइड मिरर लगा होता है उसमें कौन सा आपका लेंस होता है, आपका उत्तल लेंस होता है साइड मिरर में। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं दोस्तों। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती हैं, हमारी सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या सभी। दोस्तों हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसे गमन करती हैं, प्रकाश की रेखा दोस्तों हमारी कैसे, सीधी रेखा में गमन करती है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना, एक आप टॉर्च लेना या आप एक लेज़र लाइट लेना, उसमें आप एक पेपर में होल करके देखना, उसमें जो प्रकाश गुजरेगा वो सीधी रेखा में जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश हमारा क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश तरंग हमारी कैसी होती है दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन देखा था, प्रकाश तरंग हमारी कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में, प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा, आपका जो काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा बनता है वो आपका दोस्तों, हमेशा सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है, या तिरछा होता है। चलिए दोस्तों मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि हमारा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, हमेशा सीधा होता है आपका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, क्वेश्चन नंबर 46, अवतल दर्पण में आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सॉरी दोस्तों, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर, फोकस के अंदर, वक्रता केंद्र, वक्रता से परे, सॉरी दोस्तों वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं मगर फिर भी आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका फोकस के अंदर, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और आवर्धित बनेगा। ये दोस्तों कब बनता है, अवतल दर्पण में दोस्तों ये बनता है। सॉरी दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोकस के अंदर, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आवर्धित आभासी बनता है अवतल दर्पण में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, सोलर कुकर में होता है, आपका सोलर कुकर में क्या होता है, आपका
अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल होता है या सभी होते हैं? आपका जो सोलर कुकर है उसमें कौन सा दर्पण होता है आपका? चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो सोलर कुकर होता है वो कैसे काम करता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश को अवशोषित करता है और क्या करता है, खाने को पका लेता है। तो हमारा इसमें क्या कौन सा दर्पण यूज होगा दोस्तों? इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हमारा यूज होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण क्यों होता है? अवतल दर्पण हमारा अभिसारी होता है क्योंकि वो सभी प्रकाश किरणों की क्या करता है, एक फोकस पे, एक केंद्र पे अपसारित कर देता है। जबकि हमारा उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है और ये एक स्थान पे उसको या एक बिंदु पे फोकस करता है। इसलिए उसमें क्या करते हैं, अवतल दर्पण को हम यूज करते हैं। चलिए दो माध्यमों के क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। क्वेश्चन नंबर 48 क्या हो जाएगा, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन अपवर्तन कोण होगा। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। दोस्तों कोई दो माध्यम है, उसमें क्या हो रही है, प्रकाश किरण हमारी क्या लंबवत पड़ रही है। तो उसमें आपको बताना है कि अपवर्तन कोण क्या कितना हो जाएगा। दोस्तों जब आपकी किरण लंबवत पड़ेगी तो अपवर्तन कोण हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमेशा 0 होगा क्योंकि हमारा कोई कोण किरण नहीं बना रही है। ठीक है दोस्तों, जब हमारी ये किरण लंबवत पड़ रही है, यानी सीधी पड़ रही है, तो कोई कोण नहीं बनेगा, इसलिए हमारा अपवर्तन कोण भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, देखते हैं 49 क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की एक क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की एक क्षमता आपकी क्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए -1 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर या ऑप्शन डी 1.5 डायोप्टर। दोस्तों आपके जो लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस आपके उत्तल लेंस की 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की आपकी क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 1 डायोप्टर आपकी क्या होगी, इसकी क्षमता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा पदार्थ आपका लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट में दीजिएगा। सॉरी। चलिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी मिट्टी या ऑप्शन डी प्लास्टिक। किससे हम लेंस को नहीं बना सकते दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों कांच से, जल से और प्लास्टिक, तीनों से हम लेंस को बना सकते हैं। मगर जो मिट्टी है, मिट्टी क्या होती है, अपारदर्शी होती है, तो इसे हम लेंस को नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कांच से हम बना सकते हैं लेंस को, प्लास्टिक से बना सकते हैं। जल से हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों, जल से हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों, जल से भी हम लेंस को हम बना सकते हैं। आपको उसमें साबुन डाल करके, बुलबुल उठा करके हम उसको लेंस में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मगर मिट्टी हमारी क्या होती है, अपारदर्शी होती है, इससे कभी लेंस नहीं बन सकता। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर 10th क्लास की तैयारी कराई जाती है, उसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश सभी पढ़ाए, सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम कराते हैं। ये आपका साइंस का कक्षा 10 का साइंस का फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे आपके, जो हमने आप कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि आपका जो पेपर होता है हाई स्कूल का, उसमें 20 क्वेश्चन आपके MCQs आते हैं। MCQs अगर आपने सही कर लिए 20 के 20, तो आपके 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, उसको कोई काट नहीं सकता। तो 20 नंबर आप मान देख सकते हैं कितने मायने रखता है आपके परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।